अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने कुछ पढ़ा था डायपोल मूवमेंट के हवाले से, डायपोल मूवमेंट की एप्लीकेशंस पढ़ी थी। दो एप्लीकेशंस का जिक्र किया था। फर्स्ट, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। विद द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट वी कैन फाइंड आउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल दैट विच शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज़ एग्जिस्ट। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हों किसी मॉलिक्यूल की, तो हम डायपोल मूवमेंट के ज़रिए हम बता सकते हैं कि कौन सी शेप ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बताया था जिस तरह वाटर है, वाटर की दो पॉसिबल शेप्स हैं। एक आपके पास है लीनियर शेप एंड अनदर वन इज़ बेंड शेप। द डायपोल मूवमेंट ऑफ लीनियर शेप इज़ ज़ीरो, बट with experiment we find out that the dipole moment of water is 1.84 dB, hence linear shape of water is not possible, only bend shape is possible. दूसरी हमने एप्लीकेशन का जिक्र किया था परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। हमने कहा था कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है वो प्योरली 100% कोवलेंट नहीं होता, बल्कि उसके अंदर कुछ परसेंटेज जो है वो आयनिक कैरेक्टर की भी होती है, आयनिक बॉन्ड की भी होती है। फिर हमने कहा था कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर अगर आयनिक कैरेक्टर फाइंड करना है तो कैसे करना है, उसके लिए हमने पूरा न्यूमेरिकल लिखा था। अगर किसी को मसला है पिछले लेक्चर्स के अंदर तो वो दोबारा जाके पीछे देख ले। आज हम स्टार्ट करेंगे अफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि बॉन्डिंग का फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या असर होता है। सबसे पहले दो किस्म की बॉन्डिंग है। एक आपके पास है इंट्रामॉलिक्यूलर, एक आपके पास है इंट्रा मॉलिक्यूलर और दूसरी होती है इंटर मॉलिक्यूलर। इंट्रा बोलते हैं इनसाइड मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। जैसे मैं कहता हूँ आपके पास फॉर एग्जांपल वाटर है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कौन सी है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड है। ये इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है जो दो एटम को आपस में जोड़ के रखता है, ये बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड कहलाता है। द बॉन्ड विच होल्ड द टू एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इस इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कहते हैं। और कोई एग्जांपल लें तो जैसे HCl, और कोई एग्जांपल लें तो NH3। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड मौजूद है ये सारे के सारे इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड कहलाता है। और किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड के ऊपर। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या होता है, तो इंटर बोलते हैं दरमियान को, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के, इंटर्स मीन इनसाइड, बिटवीन, इसका मतलब होता है बिटवीन। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। बिटवीन से क्या मुराद है, कहता है कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसे हम इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल वाटर का लिखा, मैं एक और मॉलिक्यूल वाटर का लिखूं, एक और मॉलिक्यूल वाटर का लिखा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। जैसे मैं कहता हूँ एक और HCl का मॉलिक्यूल, या HCl पार्शली पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शली नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान यहाँ पे जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, आने वाले वीडियोस के अंदर हम पढ़ेंगे। इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, इसको डायपोल बॉन्ड बोलते हैं। फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना पढ़ लें कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होता है उससे इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इसी तरह एक और NH3 देखें, NH3, यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहलाएगा। और जितनी भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पे। क्या चीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है, फिज़िकल प्रॉपर्टी से मुराद है किसी भी मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी, किसी भी मॉलिक्यूल की डेंसिटी। ये सब कुछ जो डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। अगर ये वाली फोर्सेस वीक हैं तो ये जल्दी मेल्ट होगा, जल्दी बॉयल होगा। अगर ये वाली फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि लाइक डिज़ॉल्व लाइक से क्या मुराद है। क्या आयनिक रिएक्शन फास्ट होते हैं या कोवलेंट रिएक्शन फास्ट होते हैं?
आयनिक रिएक्शंस वर्सेस कोवलेंट रिएक्शंस। बल्कि इससे भी पहले हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी का। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी से क्या मुराद है? कहता है कि पोलर जो होते हैं वो पोलर में डिज़ाल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिज़ाल्व होते हैं। सॉल्युबिलिटी को डिफ़ाइन किया जाए तो हम डिफ़ाइन करते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट समझना है। सॉल्युबिलिटी से मुराद ये है कि जो पोलर है वो पोलर के अंदर डिज़ाल्व होता है और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर डिज़ाल्व होता है। जैसे मैं कहता हूँ आपके पास है NaCl, बल्कि मैं पहले लिखता हूँ पोलर किस में डिज़ाल्व होगा? पोलर सोल्यूट डिज़ाल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में, और जो नॉन पोलर है नॉन पोलर सोल्यूट डिज़ाल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ाल्व होगा। ऐसा क्यों है कि पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिज़ाल्व होता है, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ाल्व होता है? पोलर सोल्यूट से क्या मुराद है? पोलर सोल्यूट से मुराद ये है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दो पोल्स बनते हों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ NaCl, ये पार्शली ये आपके पास इसके ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। इसी तरह अगर देखा जाए, जैसे आपके पास है HCl, पोलर है, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव। ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ाल्व होते हैं। पोलर सॉल्वेंट क्या होगा? ऐसा सॉल्वेंट जिसमें पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव चार्ज मौजूद हों। जैसे आपके पास है वाटर, ये पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये पोलर सॉल्वेंट है। ऐसा क्यों होता है कि डिज़ाल्व होता है? तो याद रखें, जैसे हम कहते हैं कि हमने इसके अंदर HCl को डिज़ाल्व करना है। किसको? HCl को डिज़ाल्व करना है। NaCl की तरफ बाद में आते हैं। जैसे हमने HCl को डिज़ाल्व करना है, HCl अगर हमने सोल्यूट को ऐड करना है, जैसे हमारे पास HCl ज़ाहिर है जब आप HCl को डिज़ाल्व करेंगे तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल HCl का नहीं डालते। अगर आप एक ड्रॉप भी डालते हैं तो उसमें इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मौजूद होती है। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मौजूद होती है। किसके अंदर डाल रहे हैं? तो इसको हम डाल रहे हैं वाटर के अंदर। इसको हम डाल रहे हैं वाटर के अंदर। किसके अंदर? वाटर के अंदर। इसको हम डाल रहे हैं वाटर के अंदर। वाटर के भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। अब कोई भी सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ाल्व कब होता है? यहाँ पे मैं सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता हूँ। सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ये जितने भी हैं इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे पास कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, जो सॉल्वेंट है वाटर है, सॉल्वेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बी से। ये वाला बांड कौन सा है? तो ये बांड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये बांड कौन सा है? तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोई भी सोल्यूट पानी के अंदर डिज़ाल्व कब होगा, या कोई भी सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ाल्व कब होगा? तो डिज़ाल्व तब होगा जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग हो। क्या? जब मैं HCl को पानी के अंदर डाल रहा हूँ तो ये पार्शली पॉजिटिव है पार्शली नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, क्या हो? ज़्यादा हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो। सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन जब ज़्यादा हो किस से? सोल्यूट इंट्रैक्शन से, इस इंट्रैक्शन से। किससे? सोल्यूट इंट्रैक्शन से। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये डिज़ाल्व हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये डिज़ाल्व हो जाएगा। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग क्रिएट हो एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये सॉल्वेंट के अंदर डिज़ाल्व हो जाएगा। इसके बरअक्स अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये क्या पानी के अंदर डिज़ाल्व होगा, तो ये पानी के अंदर डिज़ाल्व, तो ये किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ाल्व नहीं हो पाता। किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ाल्व होने के लिए ज़रूरी है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर हो एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं किसी नमक है, फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl है, ठीक है, NaCl है, NaCl के बजाय भी हम कहते हैं HCl है, HCl है। यहाँ पे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन अगर मैं इसको डाल रहा हूँ नॉन पोलर सॉल्वेंट के दरमियान, किसके दरमियान, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं इसको डिज़ाल्व करूँ, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट जिसमें पोल्स क्रिएट ना होते हों, जैसे मैं कहता हूँ बेंजीन का फार्मूला है C6H6, ठीक है, बेंजीन हो गया, टालवीन हो गया, एसीटोन हो गया, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। एक बेंजीन दूसरा बेंजीन, इनके दरमियान भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। लेकिन जब HCl को बेंजीन के अंदर डाला जाता है तो HCl और बेंजीन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग क्रिएट नहीं होती। क्यों क्रिएट नहीं होती? क्योंकि बेंजीन के ऊपर, कार्बन के ऊपर या हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है। वाटर के केस में था क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मौजूद था। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे बेंजीन के साथ HCl फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से HCl जो है वो बेंजीन के अंदर डिज़ाल्व नहीं होगा। अब जो आपके पास पोलर सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ाल्व नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जो पोलर सॉल्वेंट है वो, जो पोलर सोल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ाल्व होता है। तो इस रूल को कहा जाता है लाइक डिज़ाल्व। लाइक के जैसे हम AgCl है, NaCl है, ये पोलर सोल्यूट हैं, इनको हम सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर या पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ाल्व कर सकते हैं। जैसे नमक है, NaCl है, इसको अगर आप बेंजीन में डिज़ाल्व करने की कोशिश करें तो बेंजीन में डिज़ाल्व नहीं होता। NaCl सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर है, वाटर के अंदर ही डिज़ाल्व होगा। और कोई इसकी एग्ज़ाम्पल देखें तो जैसे हम कहते हैं AgNO3, ठीक है। एक और पार्ट इसका देखते हैं, NaCl पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये कभी भी NaCl सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा कि एक NaCl मिल गया, एक NaCl का पार्टिकल मिल गया। ये हमेशा लेटिस की फॉर्म में मिलता है, या ये हमेशा लार्ज क्रिस्टल लेटिस होते हैं। लार्ज क्रिस्टल लेटिस से क्या मुराद है, तो आने वाले चैप्टर के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ NaCl के अंदर इस बात को गौर से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक NaCl के इर्द गिर्द 6 क्लोरीन होते हैं। क्या होते हैं? 6 क्लोरीन होते हैं। और हर एक क्लोरीन के इर्द गिर्द 6 सोडियम होते हैं। फिर हर सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोरीन, फिर हर क्लोरीन के इर्द गिर्द 6 सोडियम होते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। NaCl के केस में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब जब हम इसे वाटर के अंदर डिज़ाल्व करते हैं, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर मैंने इसे डिज़ाल्व किया। वाटर है, वाटर के 2 एंड्स हैं, एक आपके पास है पार्शली नेगेटिव, दूसरा पार्शली पॉजिटिव। अब इस क्रिस्टल लेटिस को, जो आयनिक सॉलिड था, इसका जो बड़ा सा टुकड़ा था, मैंने इसको पानी के अंदर डाल दिया। जब मैं पानी के अंदर इसे डालूंगा तो क्या होगा, ये जो Na पॉजिटिव है इसके इर्द गिर्द वाटर का नेगेटिव एंड आ जाएगा। क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि Na प्लस के इर्द गिर्द वाटर का नेगेटिव एंड कौन सा है? ऑक्सीजन। क्या जाएगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पॉजिटिव, नेगेटिव। क्या जाएगा?
इस तरह से आपके पास ये बनता जाएगा। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन और सोडियम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती जाएगी, ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी तो यहाँ से इससे एक सोडियम अलहदा हो जाएगा। जब सोडियम अलहदा हो जाएगा तो इसको वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉल्वेशन। व्हाट इज सॉल्वेशन? व्हेन द आयंस आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। इस प्रोसेस को सॉल्वेशन का नाम दिया जाता है। इसी तरह जो क्लोरीन है, फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, किसी एक क्लोरीन को लें तो क्लोरीन के इर्द गिर्द वाटर का पॉजिटिव पार्ट आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसी तरह इसके भी इर्द गिर्द पॉजिटिव आएगा। क्लोरीन खुद क्या है? नेगेटिव है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी। एक और मॉलिक्यूल आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी तो ये वाला जो बांड है, आयनिक बांड जो है, ये टूट जाएगा। NaCl के दरमियान कौन सा बांड है? तो ये सारे के सारे जो पहले मैंने ड्रा किए थे ये आयनिक बांड है। ये सारे के सारे आयनिक बांड टूट जाएंगे तो यहाँ से ये वाला क्लोरीन का एटम भी अलहदा हो गया। और क्लोरीन को किस चीज़ ने घेर लिया? इसको घेर लिया वाटर मॉलिक्यूल्स ने। इस क्लोरीन को घेर लिया वाटर मॉलिक्यूल ने। क्यों? क्लोरीन के ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज और इसको H पॉजिटिव सब ने घेरा हुआ है। जब किसी आयंस को, जब किसी सोल्यूट के पार्टिकल्स को या सोल्यूट आयंस को सॉल्वेंट के पार्टिकल्स घेर लें, सराउंड कर लें, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉल्वेशन। मैंने कहा व्हेन सोल्यूट पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड सॉल्वेशन। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। जब हम स्पेसिफिक वाटर की बात करेंगे तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वर्ड्स हाइड्रेशन का। जब वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो हम वर्ड यूज़ करते हैं सॉल्वेशन का। व्हेन द सोल्यूट पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। When solute particles are surrounded by water molecules, then this is called hydration. Solvent और भी आपके पास हो सकते हैं। सॉल्वेंट आपके पास NH3 भी हो सकता है, ठीक है, और आपके पास पोलर सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक अगर आपके पास वाटर ही मौजूद है तो इस केस में जो प्रोसेस होगा उससे कहेंगे हाइड्रेशन। अगर कोई और सॉल्वेंट है तो उससे सॉल्वेशन बोलेंगे, अगर वाटर है तो उससे क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन बोलेंगे। तो इस तरह जो आयनिक कंपाउंड है वो वाटर के अंदर डिज़ॉल्व हो जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी थी कि आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर कैसे डिज़ॉल्व होता है, तो ये लेटिस की फॉर्म में होता है। लेटिस का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा सा जाल है, मतलब एक सोडियम क्लोरीन से फिर सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम फिर क्लोरीन, ये लेटिस चलता जाता है। तो ये पानी के अंदर कैसे डिज़ॉल्व होगा? तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है सोल्यूट का, उसको वाटर का नेगेटिव एंड घेर लेता है, और जो नेगेटिव पार्ट होता है उससे वाटर का पॉजिटिव एंड घेर लेता है। अब जब इनको घेर लिया तो ये Na+ इस Cl नेगेटिव के साथ जाके कंबाइन नहीं हो पाएगा, इसके साथ दोबारा जाके नहीं जुड़ेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि आयंस अलग-अलग मौजूद हैं। आगे चलते हैं, एक और प्रॉपर्टीज़, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस करते हैं, जैसे हमारे पास है रिएक्शंस। कहता है कि आयनिक रिएक्शन वर्सेस कोवलेंट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन फास्ट होता है, कौन सा रिएक्शन स्लो होता है? तो इसका जवाब ये है कि आयनिक रिएक्शन फास्ट होते हैं जबकि कोवलेंट रिएक्शन स्लो होते हैं। इससे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बांड होगा वो जल्दी रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, जल्दी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कोवलेंट बांड होगा तो वो रिएक्शन स्लोली प्रोड्यूस होते हैं। आयनिक रिएक्शन आर फास्ट एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट रिएक्शन। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? जैसे मैं कहता हूँ कि वाटर है, वाटर के अंदर अगर मैं कोई आयनिक रिएक्शन से मुराद ये है कोई कोवलेंट कोई आयनिक साल्ट डाल देता हूँ,
जैसे मैंने NaCl डाला, ठीक है, NaCl को मैं ऐड करूँगा तो ये Na++Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे बाहर से कोई और एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी कि NaCl के दरमियान जो बांड है ये टूट जाए। इस बांड को तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी मुझे नहीं देनी पड़ेगी, जस्ट वाटर के अंदर ऐड करूँगा और ये वाला बांड खुद ब खुद टूट जाएगा। लेकिन अगर पानी में मैं आयनिक साल्ट की जगह, आयनिक कंपाउंड की जगह कोई कोवलेंट मालिक्यूल या कोवलेंट सॉलिड डालता, ठीक है, जब मैं कोवलेंट सॉलिड डालता, जैसे मैं कहता हूँ कि इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ आयोडीन में ऐड करता हूँ, तो इसके अंदर आयोडीन डिज़ाल्व नहीं होगा। आयोडीन क्यों नहीं डिज़ाल्व होगा? क्योंकि एक आयोडीन दूसरा आयोडीन, इसके दरमियान जो बांड मौजूद है, इसके दरमियान जो कोवलेंट बांड मौजूद है, इसको तोड़ने के लिए मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मुझे किसी केमिकल रिएक्शन को, किसी मालिक्यूल के दरमियान बांड को तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक, कि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब आयनिक रिएक्शन को जब पानी के अंदर डाला तो मुझे कोई हीट देनी नहीं पड़ी, जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट की और वाटर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुई और ये पानी के अंदर डिज़ाल्व हुआ। लेकिन जब मैं कोई कोवलेंट बांड पानी के अंदर डिज़ाल्व करना चाह रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या करेगा, इनके दरमियान जो कोवलेंट बांड है ये पानी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं टूटता, बल्कि मुझे इससे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे मैं कहता हूँ CH4 है, तो ये वाले जो बांड हैं, ये जो कोवलेंट बांड हैं, ये पानी में डालने से CH4 को नहीं टूटते। CH4 के ये जो बांड हैं ये पानी में डिज़ाल्व करने से नहीं टूटते, बल्कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी कि इसके दरमियान जो बांड है इसे मैं तोड़ सकूं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बांड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बांड एनर्जी। हम पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड के अंदर जो बांड है इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, नहीं देनी पड़ती। पानी में डालोगे, सोल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी, लाजमी क्रिएट होगी, क्योंकि जो आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयंस होते हैं और आयंस सॉल्वेंट के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो नहीं करते। इस वजह से हम कहते हैं कि जो आयनिक रिएक्शन होते हैं वो फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट रिएक्शंस। जिस तरह हम कहते हैं कि दो सॉल्यूशन हैं, दो सॉल्यूशन को मिला लो, जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन हम लेते हैं AgNO3 आयनिक है, दूसरा हम लेते हैं NaCl, ये भी आयनिक साल्ट है। जब इन दोनों को आपस को, इसको भी वाटर के अंदर डिज़ाल्व करें, इसको भी वाटर के अंदर डिज़ाल्व करें, फिर इन दोनों को मिक्स करें, जैसे ही मिक्स करेंगे आपके पास प्रोडक्ट बनता है AgCl प्लस NaNO3। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ। ये जो AgCl होता है ये होता है वाइट कलर का। जैसे ही AgNO3 और NaCl को आपस में मिलाएंगे एकदम से आपको वाइट कलर के प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का सॉलिड बनना बॉटम पे नज़र आ जाएगा और आप कहेंगे कि आयनिक रिएक्शन आर सो फास्ट दे डू नॉट टेक अ टाइम टू कन्वर्ट फ्रॉम रिएक्टेंट इनटू product, while in case of covalent compound they take time because they need energy to break the covalent bond। इनका जो बांड है, जो कोवलेंट बांड है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आपके पास है थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। डायरेक्शन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, इससे क्या मुराद है? ये कहता है कि आपके पास अगर Na+ है, बहुत गौर से देखना, इसकी स्टेटमेंट में पहले लिख लेता हूँ कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि जो आयनिक रिएक्शन होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जबकि जो कोवलेंट रिएक्शन होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है। तो इसका जवाब ये है कि जैसे आपके पास कोई, सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की, सबसे पहले बात करते हैं
आयनिक बांड की, आयनिक बांड आर डायरेक्शनल लेस या हैव नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। क्यों? देखें, आयनिक बांड के अंदर आयन्स होते हैं, एक आपके पास केटाइन होता है, एक आपके पास एनाइन होता है। एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ Na+ है, इसके साथ Cl नेगेटिव को अटैच होना है। अब ये जो Cl नेगेटिव है, चाहे इस साइड से आए, चाहे इस साइड से, चाहे इस साइड से, चाहे इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, किसी भी साइड से अटैच हो सकता है। ऑपोजिट चार्जेस हैं, इस पॉजिटिव को फ्रंट साइड से, इस 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 साइड से, किसी भी साइड से ये अटैच हो सकता है। लिहाजा हम कहते हैं कि Cl नेगेटिव की Na+ के साथ अटैच होने की कोई भी डायरेक्शन नहीं है। दे आर डायरेक्शनल लेस, दे आर नॉन डायरेक्शनल, इनकी डायरेक्शन नहीं है। जस्ट ऑपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट एंड दे आर कंबाइंड टुगेदर विदाउट एनी डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन नहीं है। हम इसकी ये नहीं कहते कि लीनियर शेप बनती है, हम इसकी ये नहीं कहते कि इसकी ट्राइगोनल शेप बनती है, हम कभी नहीं कहते कि आयनिक बांड की टेट्रागोनल शेप बनती है, पायरामिडल शेप बनती है। वो सब हम कहाँ पे बोलते हैं? वो हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बांड में। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जो कोवलेंट बांड होता है वो डायरेक्शनल होता है। जैसे सर कोई एग्जांपल दें, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि हमने पढ़ा, जो कुछ पढ़ा उसमें से ही एग्जांपल देता हूँ। हमने पढ़ा sp3 हाइब्रिडाइजेशन या स्ट्रक्चर ऑफ CH4 पढ़ा। तो हमने क्या कहा था? एक कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटाल होते हैं। एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा हाइब्रिड, फोर्थ हाइब्रिड। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। कुछ यूँ, अगर सेंटर में कार्बन है तो इसकी शेप यूँ है, एक स्पेसिफिक एंगल है, इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना एंगल है? तो एंगल इनके दरमियान था 109.5 डिग्री। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो हैं वो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटाल हो जाएं। इनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शनल है, इनकी टेट्राहेड्रल शेप है, कुछ यूँ, ठीक है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा हाइब्रिड, फोर्थ हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने कहा था द प्रोसेस इन विच सेम एटॉमिक ऑर्बिटाल of different size, different shape combined together to form new hybrid orbital of same size, same shape but in different in orientation। ये orientation इनकी different है, 109.5 के एंगल से मौजूद है। अब जब इसके साथ हाइड्रोजन ने अटैच होना है तो हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन इसके साथ हेड टू हेड ओवरलैप यहाँ से आके करेगा। हाइड्रोजन एक डायरेक्शन से आएगा, हेड टू हेड ओवरलैप होगा, तब जाके सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऐसा कभी भी नहीं है कि हाइड्रोजन आके इस साइड से कार्बन के साथ अटैच हो जाए। जब इस साइड से हाइड्रोजन आएगा वो बॉन्ड नहीं बना सकेगा, बॉन्ड इसके साथ बनाना है, बॉन्ड इधर कार्बन के साथ जाके नहीं बनाना, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि एक हाइड्रोजन जो है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन से आके कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटाल के साथ अटैच होगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? CH4 की। अब ये वाले जो कोवलेंट बांड हैं ये डायरेक्शनल हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। अगर हाइड्रोजन डायरेक्शन से आएगा तो ही इसके साथ कोवलेंट बांड बना सकेगा, अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन से नहीं आएगा तो कोवलेंट बांड ही नहीं बनेगा। इस डायरेक्शन से आएगा, दूसरा, तीसरा इधर इस साइड से, फोर्थ इस साइड से। इन डायरेक्शन के अलावा अगर कोई और हाइड्रोजन आता है तो वो बांड नहीं बना सकेगा। एग्जाम्पल इसकी दे सकते हैं CH4। In case of CH4, the hybrid orbital have an angle of 109.5, so the hydrogen must come in a specific direction to overlap, head to head overlap with hybrid orbital of carbon to make a sigma bond। इनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ख़त्म होती हैं। इसके बाद कुछ मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक हैं। अभी जो कुछ पढ़ा उसको टू द पॉइंट रिवाइज करते हैं। क्या कुछ पढ़ा है? हमने पढ़ा है, सबसे पहले आज जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है इंट्रामॉलिक्यूलर, फिर लाइक डिसॉल्व, फिर हमने पढ़ा है आयनिक रिएक्शंस
are fast than covalent reaction. उसके बाद हमने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, और लास्ट हमने पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल. 1 2 3 4 5 6. अब ज़रा इनको जल्दी से देखते हैं दोबारा से. सबसे पहले क्या बात की थी? इंट्रामॉलिक्यूलर. व्हाट आर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग. इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, एक मॉलिक्यूल के अंदर, इनसाइड मॉलिक्यूल, जबकि बिटवीन मॉलिक्यूल. अब देखें, एग्जाम्पल भी लिख लेता हूँ. कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन inside a molecule which hold the two atoms. That force of attraction is called intramolecular forces and this bonding is known as intramolecular bonding. जैसे आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, जैसे आपके पास मेटालिक हो गया, जैसे आपके पास कोवलेंट बॉन्ड हो गया, तो ये सारे इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में आते हैं. फिर उसके बाद हमने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन two molecule. That force of attraction is called intermolecular forces and the physical properties of any species, any molecule, any substance is depend upon intermolecular forces. Then we discussed that like dissolve like. What is meant by the rule like dissolve like? Like dissolve like means that the polar will dissolve in polar and non-polar solute will dissolve in non-polar solvent. Why and how it dissolve? When the solvent attraction, when the solute attraction is weaker than solute solvent attraction, then it is dissolved in water. Otherwise, when solute attraction is stronger than solute solvent attraction, then it will not dissolve in any solvent. Then we discussed ionic reaction are fast than covalent reaction. Why? Because in case of ionic reaction, no need of energy to dissociate it into ions. And in case of covalent reaction, you need an energy, you need you need energy, bond energy to break the covalent bond, because covalent bond is not only breakdown with the help of any solvent. Then we discussed ionic bond is non-directional. Why non-directional? Because in ionic bond two ions are present. For example, one ions are A positive and second ions are B negative. So the B negative ions can attach with A positive from any direction. They are non-directional in nature. And the last covalent bond is directional. What is meant by covalent bond is direction? Whenever covalent bond is formed, it required a specific direction. Without a specific direction, a covalent bond cannot be formed. As in case of CH4, the hydrogen must approach to carbon with an angle of 109.5. If hydrogen approaches to carbon with angle of 109.5, then a bond between carbon and hydrogen is formed. Otherwise, the bond between carbon and hydrogen will not form, and as a result, the CH4 molecule will not be formed. Thank you.